हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 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 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उदय के कारण, स्वरूप, परिणाम अवलिक मूल्यांकन, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उदय के कारण, स्वरूप, परिणाम अवलिक मूल्यांकन, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उदय के कारण, स्वरूप, परिणाम अवलिक मूल्यांकन, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उदय के कारण, स्वरूप, परिणाम अवलिक मूल्यांकन, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उदय के कारण, स्वरूप, परिणाम अवलिक मूल्यांकन, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं। स्वरूप: सुधारवादी स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप, मध्यवर्गीय स्वरूप, नारी मुक्ति स्वरूप, भारतीय पुनर्जागरण के रूप में मध्यकालीन सुधार आंदोलन से भिन्न स्वरूप। प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं: राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उदय के कारण, उदय के कारण, उदय के कारण आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद कमजोरियां हैं, अतः उन्हें दूर करना चाहिए। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद कमजोरियां हैं, अतः उन्हें दूर करना चाहिए। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म एवं समाज बचाने के लिए प्रेरित किया। ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म एवं समाज बचाने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः ईसाई मिशनरी ने भारतीयों के पिछड़ेपन के कारण उनके परंपरागत धर्म को बताया, अतः भारतीय धर्म एवं समाज को कर्मकांड एवं आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया गया। वस्तुतः ईसाई मिशनरी ने भारतीयों के पिछड़ेपन के कारण उन्हें उनके परंपरागत धर्म को बताया, अतः भारतीय धर्म एवं समाज को कर्मकांड एवं आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया गया। पश्चिमी मानवतावादी चिंतन ने भारतीयों में सुधार के प्रति चेतना जागृत की। वस्तुतः यूरोप के आधुनिक चिंतन ने भारतीयों को भी मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया। पश्चिमी मानवतावादी चिंतन ने भारतीयों को में सुधार के प्रति चेतना जागृत की। वस्तुतः यूरोप में आधुनिक चिंतन ने भारतीयों को भी मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया। इसी क्रम में भारतीय बुद्धिजीवियों ने मानव की एकता पर बल देते हुए छुआछूत की अवधारणा पर चोट की। इसी क्रम में भारतीय बुद्धिजीवियों ने मानव की एकता पर बल देते हुए छुआछूत की अवधारणा पर चोट की। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने भी आधुनिक मूल्य एवं जागरूकता का प्रसार किया। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने भी आधुनिक मूल्य एवं जागरूकता का प्रसार किया। इन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहारों का उल्लेख रहता था। इन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहारों का उल्लेख रहता था। फलतः अपने धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को समाप्त करके समाज को स्वच्छ बनाकर इस अपमान से बचाने का प्रयास किया गया। फलतः अपने धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को समाप्त करके समाज को स्वच्छ बनाकर इस अपमान से बचाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का शुरू हुआ। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान तकनीकी एवं संचार के साधनों का विकास हुआ, जैसे रेलवे, डाकतार व्यवस्था आदि। इन्होंने भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान तकनीकी एवं संचार साधनों का विकास हुआ, जैसे रेलवे, डाकतार व्यवस्था आदि। इन्होंने भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। अतः सुधारकों का एक दूसरे क्षेत्र में जाना सुगम हुआ, जिससे सुधार आंदोलन में को भी प्रेरित किया। अतः सुधारकों का एक दूसरे क्षेत्र में जाना सुगम हुआ, जिसने सुधार आंदोलन को भी प्रेरित किया। अतः सुधारकों का एक दूसरे क्षेत्र में जाना सुगम हुआ, जिसने सुधार आंदोलन को भी प्रेरित किया। स्वरूप, 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 स्वरूप मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप, स्वरूप मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप, मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप, मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप, मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप। इस आंदोलन का मूल लक्ष्य सामाजिक सुधार करना था। इस आंदोलन का मूल लक्ष्य सामाजिक सुधार करना था। इस आंदोलन का मूल लक्ष्य सामाजिक सुधार करना था। वस्तुतः समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था। वस्तुतः समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था। अतः धर्म में सुधार किए बिना समाज सुधार संभव नहीं था। अतः धर्म में सुधार किए बिना समाज सुधार संभव नहीं था। इस दृष्टि से यह मूलतः सामाजिक सुधार आंदोलन था। इस दृष्टि से यह मूलतः सामाजिक सुधार आंदोलन था। मध्यवर्गीय स्वरूप, मध्यवर्गीय स्वरूप, मध्यवर्गीय स्वरूप, मध्यवर्गीय स्वरूप, मध्यवर्गीय स्वरूप। यह आंदोलन मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। यह आंदोलन मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। वस्तुतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में था। वस्तुतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में था। आंदोलन का प्रसार भी नगरीय क्षेत्रों में रहा। आंदोलन का प्रसार भी नगरीय क्षेत्रों में रहा। प्रचार प्रसार हेतु सुधारकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसकी पहुंच मध्यवर्ग तक ही थी। प्रसार हेतु सुधारकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसकी पहुंच मध्यवर्ग तक ही थी। इस आधार पर आंदोलन का स्वरूप मध्यवर्गीय दिखाई देता है। इस आधार पर आंदोलन का स्वरूप मध्यवर्गीय दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुधारकों ने समाज के अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना और धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा मानव की समानता पर बल दिया। दूसरी तरफ सुधारकों ने समाज के अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना और धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा मानव की समानता पर बल दिया।
अतः मानव की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, इस तरह यह लोकप्रिय स्वरूप से युक्त हो जाता है। अतः मानव की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, इस तरह यह लोकप्रिय स्वरूप से युक्त हो जाता है। शैक्षणिक स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप। यह आंदोलन शैक्षणिक स्वरूप से युक्त था। यह आंदोलन शैक्षणिक स्वरूप से युक्त था। यह आंदोलन शैक्षणिक स्वरूप से युक्त था। प्राय सभी सुधारकों ने शिक्षा पर बल दिया। जैसे राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। प्राय सभी सुधारकों ने शिक्षा पर बल दिया। जैसे राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी बल दिया और विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जो आंदोलन के शैक्षणिक स्वरूप को उजागर करता है। सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी बल दिया और विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जो आंदोलन के शैक्षणिक स्वरूप को उजागर करता है। सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी बल दिया और विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जो आंदोलन के शैक्षणिक स्वरूप को उजागर करता है। नारी मुक्ति स्वरूप, नारी मुक्ति स्वरूप, नारी मुक्ति स्वरूप, नारी मुक्ति स्वरूप, नारी मुक्ति स्वरूप। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में नारी मुक्ति का चिंतन दिखाई देता है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में नारी मुक्ति का चिंतन दिखाई देता है। वस्तुतः अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा, बाल हत्या, पर्दा प्रथा आदि नारी से संबंधित है या नारी अधिकारों को सीमित करती है। वस्तुतः अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा, बाल हत्या, पर्दा प्रथा आदि नारी से संबंधित होता है या नारी अधिकारों को सीमित करती है। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा, बाल हत्या, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा, बाल हत्या, पर्दा प्रथा आदि। अतः सुधारकों ने इन कुरीतियों पर चोट कर नारी मुक्ति का प्रयास किया। सुधारकों ने इन कुरीतियों पर चोट कर नारी मुक्ति का प्रयास किया। इसी क्रम में सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आदि का निर्माण हुआ। इसी क्रम में सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आदि का निर्माण हुआ। साथ ही सुधारकों ने नारी शिक्षा पर बल देकर उसे जागरूक बनाने का प्रयास किया। साथ ही सुधारकों ने नारी शिक्षा पर बल देकर उसे जागरूक बनाने का प्रयास किया। इस दृष्टि से यह आंदोलन नारी मुक्ति स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह आंदोलन नारी मुक्ति स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। सुधारवादी स्वरूप, सुधारवादी स्वरूप, सुधारवादी स्वरूप, सुधारवादी स्वरूप, सुधारवादी स्वरूप। यह आंदोलन क्रांतिकारी नहीं बल्कि सुधारवादी स्वरूप लिए हुए था। वस्तुतः सुधारकों ने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में अपने धर्म के आडंबरों पर चोट की, किंतु उन्होंने कहीं भी अपने धर्म को छोड़ने या नया धर्म चलाने की बात नहीं की। यह आंदोलन क्रांतिकारी नहीं बल्कि सुधारवादी स्वरूप लिए हुए था। वस्तुतः सुधारकों ने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में अपने धर्म के आडंबरों पर चोट की, किंतु उन्होंने कहीं भी अपने धर्म को छोड़ने या नया धर्म चलाने की बात नहीं की। दरअसल राजा राम मोहन राय ही या दयानंद सरस्वती अथवा सैयद अहमद खान सभी ने अपने धर्म में रहते हुए सुधारों की बात कही। दरअसल राजा राम मोहन राय हो या दयानंद सरस्वती अथवा सैयद अहमद खान सभी ने अपने धर्म में रहते हुए सुधारों की बात कही। दरअसल राजा राम मोहन राय हो या दयानंद सरस्वती अथवा सैयद अहमद खान सभी ने अपने धर्म में रहते हुए सुधारों की बात कही। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में, 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 भारतीय पुनर्जागरण के रूप में 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई देता है। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई देता है। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई देता है। वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण में जिस प्रकार मानवतावाद, तर्क और विवेक पर बल दिया गया, उसी तरह भारत में सुधारकों ने मानवतावाद पर बल देते हुए कर्मकांड की आलोचना की। वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण में जिस प्रकार मानवतावाद, तर्क और विवेक पर बल दिया गया, उसी तरह भारत में सुधारकों ने मानवतावाद पर बल देते हुए कर्मकांड की आलोचना की। अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क के आधार पर बाल विवाह को एक समस्या बताया। अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क पर के आधार पर बाल विवाह को एक समस्या बताया। अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क के आधार पर बाल विवाह को एक समस्या बताया। साथ ही सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। साथ ही सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इस दृष्टि से सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टि से सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टि से सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के कई तत्व जैसे भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दिखाई नहीं देती।
किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के कई तत्व जैसे भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दिखाई नहीं देती। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के कई तत्व जैसे भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दिखाई नहीं देती। इस आधार पर आंदोलन को पूर्णतः यूरोपीय पुनर्जागरण के समान नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर आंदोलन को पूर्णतः यूरोपीय पुनर्जागरण के समान नहीं कहा जा सकता। मध्यकालीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न स्वरूप। 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 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 15वीं सदी के मध्यकालीन कबीर नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से इस रूप में भिन्न है कि 19वीं सदी में कानून के निर्माण द्वारा सुधारों पर बल दिया गया और इन सुधारों में पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी, तो साथ ही सुधारकों ने शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 15वीं सदी के मध्यकालीन कबीर नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से इस रूप में भिन्न है कि 19वीं सदी में कानून के निर्माण द्वारा सुधारों पर बल दिया गया और इन सुधारों में पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी, तो साथ ही सुधारकों ने शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 15वीं सदी के मध्यकालीन कबीर नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से इस रूप में भिन्न है कि 19वीं सदी में कानून के निर्माण द्वारा सुधारों पर बल दिया गया, तो इन सुधारों में पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी, तो साथ ही सुधारकों ने शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। योगदान / मूल्यांकन। योगदान / मूल्यांकन। योगदान / मूल्यांकन। योगदान / मूल्यांकन। भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। वस्तुतः सुधार आंदोलन ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत की। वस्तुतः सुधार आंदोलन ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत की। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें हीनता की भावना कम हुई। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें हीनता की भावना कम हुई। आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया और सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे लोगों का विचार एक दूसरे तक पहुंच सके, साथ ही विभिन्न शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया और सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे लोगों का विचार एक दूसरे तक पहुंच सके, साथ ही विभिन्न शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। इससे समाज में जागरूकता आई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इससे समाज में जागरूकता आई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सुधारकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। इस तरह समाज के बड़े वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। सुधारकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। इस तरह समाज के बड़े वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। सुधार आंदोलन ने स्वराज स्वदेशी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। सुधार आंदोलन ने स्वराज स्वदेशी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, फलतः राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, फलतः राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। कर्मकांड एवं आडंबर पर चोट करने से धर्म का सरलीकरण हुआ। कर्मकांड एवं आडंबर पर चोट करने से धर्म का सरलीकरण हुआ। जाति बंधन एवं अंधविश्वास पर चोट हुई, जिससे मानवीय एकता को बढ़ावा मिला, फलतः राष्ट्रीय चेतना का आधार निर्मित हुआ। जाति बंधन एवं अंधविश्वास पर चोट हुई, जिससे मानवीय एकता को बढ़ावा मिला, फलतः राष्ट्रीय चेतना का आधार निर्मित हुआ। नारी मुक्ति के क्षेत्र में आंदोलन का प्रयास सराहनीय रहा। सुधारकों के प्रयास से सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बने। नारी मुक्ति के क्षेत्र में आंदोलन का प्रयास सराहनीय रहा। सुधारकों के प्रयास से सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बने। सीमाएं 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 आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा रहा और इसके प्रतिनिधित्व शिक्षित वर्ग ने किया। आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा रहा और इसकी प्रतिनिधित्व शिक्षित वर्ग ने किया। आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा रहा और इसकी प्रतिनिधित्व शिक्षित वर्ग ने किया। यह गांव एक दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया। यह गांव एक दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया। वस्तुतः आंदोलन मध्यवर्गीय स्वरूप लिए हुए था। वस्तुतः आंदोलन मध्यवर्गीय स्वरूप लिए हुए था। आंदोलन के कुछ नेताओं द्वारा जिन सिद्धांतों पर बल दिया गया उसे वे व्यवहार में स्वयं लागू नहीं कर पाए। जैसे केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया, फिर भी उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया। आंदोलन के कुछ नेताओं द्वारा जिन सिद्धांतों पर बल दिया गया वे उसे व्यवहार में स्वयं लागू नहीं कर पाए। जैसे केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया था, फिर भी उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया। आंदोलन के कुछ नेताओं द्वारा जिन सिद्धांतों पर बल दिया गया उसे वे व्यवहार में स्वयं लागू नहीं कर पाए। जैसे केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया था, फिर भी उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया। अतीत पर अत्यधिक बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। वस्तुतः भारत का गुणगान करते हुए हिंदू भारतीय सुधारकों ने उसे प्राचीन काल तक सीमित रखा। अतीत पर अत्यधिक बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। वस्तुतः भारत का गुणगान करते हुए हिंदू भारतीय सुधारकों ने उसे प्राचीन काल तक ही सीमित रखा। अतीत पर अत्यधिक बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। वस्तुतः भारत का गुणगान करते हुए हिंदू भारतीय सुधारकों ने उसे प्राचीन काल तक ही सीमित रखा। अतः मध्यकाल को पतन के रूप में देखा गया जो मुस्लिम शासक वर्ग से संबंधित था। इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष
निष्कर्ष इन सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय धर्म और समाज को नई दिशा दी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारतीयों को एकजुट होने की प्रेरणा दी। इन सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय धर्म और समाज को नई दिशा दी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारतीयों को एकजुट होने की प्रेरणा दी। इस तरह राष्ट्रीय चेतना के विकास में आंदोलन की भूमिका दिखाई देती है। इस तरह राष्ट्रीय चेतना के विकास में आंदोलन की भूमिका दिखाई देती है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कार्य योगदान विचार। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कार्य योगदान विचार। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कार्य योगदान विचार। वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव पर चोट, मानव एकता पर बल। शिक्षा पर बल, जागरूकता बढ़ी, समाचार पत्र पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति के अतीत के गौरवपूर्ण अध्याय का उल्लेख, आत्मसम्मान / आत्मगौरव बढ़ा, स्वराज स्वदेशी पर बल, भारत भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा कर्मकांड पर चोट, नारी मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना का विकास। शिक्षा पर बल, जागरूकता बढ़ी, समाचार पत्र पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति के अतीत के गौरवपूर्ण अध्याय का उल्लेख, आत्मसम्मान / आत्मगौरव बढ़ा, स्वराज स्वदेशी पर बल, भारत भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा कर्मकांड पर चोट, नारी मुक्ति, वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव पर चोट दी, मानव एकता पर बल, राष्ट्रीय चेतना का विकास। वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव पर चोट दी, मानव एकता पर बल, शिक्षा पर बल, जागरूकता बढ़ी, समाचार पत्र पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति के अतीत के गौरवपूर्ण अध्याय का उल्लेख, आत्मसम्मान / आत्मगौरव बढ़ा, स्वराज स्वदेशी पर बल, भारत भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा कर्मकांड पर चोट, नारी मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना का विकास। वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव पर चोट, मानव की एकता पर बल, शिक्षा पर बल, जागरूकता बढ़ी, समाचार पत्र पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति के अतीत के गौरवपूर्ण अध्याय का उल्लेख, आत्मसम्मान / आत्मगौरव बढ़ा, स्वराज स्वदेशी पर बल, भारत भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा कर्मकांड पर चोट, नारी मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना का विकास। वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव पर चोट दी, मानव एकता पर बल, शिक्षा पर बल, जागरूकता बढ़ी, समाचार पत्र पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय संस्कृति के अतीत के गौरवपूर्ण अध्याय का उल्लेख, आत्मसम्मान / आत्मगौरव बढ़ा, स्वराज स्वदेशी पर बल, भारत भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा कर्मकांड पर चोट, नारी मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राजा राम मोहन राय उपलब्धियां। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां पृष्ठभूमि, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां पृष्ठभूमि, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां पृष्ठभूमि, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। राजा राम मोहन राय नवजागरण के अग्रदूत। 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 नौ प्रभात का तारा। 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 आधुनिक भारत के पिताजी। 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 पूर्व में पश्चिम के संश्लेषण करता। 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 राजा राम मोहन राय नवजागरण के अग्रदूत। नव प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिताजी। पूर्व में पश्चिम का संश्लेषण करता। नवजागरण के अग्रदूत। नव भारत का तारा। नव प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिताजी। पूर्व में पश्चिम का संश्लेषण करता। नवजागरण के अग्रदूत। नव प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिताजी। पूर्व में पश्चिम के संश्लेषण करता। नवजागरण के अग्रदूत। नव प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिताजी। पूर्व में पश्चिम के संश्लेषण करता। नवजागरण के अग्रदूत। नव प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिताजी। पूर्व में पश्चिम के संश्लेषण करता। पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण पश्चिम के विचारों मूल्यों को श्रेष्ठ मानकर उसे आंख मूंदकर अपनाना। पश्चिमीकरण पश्चिम के विचारों मूल्यों को श्रेष्ठ मानकर उसे आंख मूंदकर अपनाना। पश्चिमीकरण पश्चिम के विचारों मूल्यों को श्रेष्ठ मानकर उसे आंख मूंदकर अपनाना। आधुनिकीकरण पश्चिम के विचार अवलिक मूल्यों अवलिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार सोच विचार कर अपनाना। आधुनिकीकरण पश्चिम के विचार अवलिक मूल्यों अवलिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार सोच विचार कर अपनाना। पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण पश्चिम के विचार अवलिक मूल्यों अवलिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार सोच समझ कर अपनाना। आधुनिकीकरण पश्चिम के विचार अवलिक मूल्यों अवलिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार सोच विचार कर अपनाना। आधुनिक मूल्य अवलिक विचार। 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 जनतंत्र नागरिक अधिकार, कानून का शासन, संवैधानिक शासन, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, प्रिंटिंग प्रेस, वैज्ञानिक सिद्धांत, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक मूल्य विचार जनतंत्र नागरिक अधिकार, कानून का शासन, संवैधानिक शासन, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, प्रिंटिंग प्रेस, वैज्ञानिक सिद्धांत, आधुनिक शिक्षा।
इनका विकास उदय यूरोपीय पुनर्जागरण से हुआ तथा इन्हें यूरोपियों का विश्व के विभिन्न देशों पर आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण हुआ। इन्हीं से आधुनिक मूल्य विचार, जनतंत्र, नागरिक अधिकार, कानून का शासन, संवैधानिक शासन, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, प्रिंटिंग प्रेस, वैज्ञानिक सिद्धांत, आधुनिक शिक्षा, इनका विकास उदय यूरोपीय पुनर्जागरण से हुआ। इन्हीं से यूरोपियों का विश्व के विभिन्न देशों पर आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण हुआ। आधुनिक मूल्य विचार, जनतंत्र, नागरिक अधिकार, कानून का शासन, संवैधानिक शासन, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, प्रिंटिंग प्रेस, वैज्ञानिक सिद्धांत, आधुनिक शिक्षा, इनका विकास उदय यूरोपीय पुनर्जागरण से हुआ तथा इन्हीं से यूरोपियों का विश्व के विभिन्न देशों पर आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। पंथ, संप्रदाय, धर्म। 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 जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्षता, गांधी सर्वधर्म समभाव। 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 पृष्ठभूमि, 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 पृष्ठभूमि। राजा राम मोहन राय को पूर्व में पश्चिम की संस्कृतियों का संश्लेषणकर्ता कहा गया। राजा राम मोहन राय को पूर्व में पश्चिम की संस्कृतियों का संश्लेषणकर्ता कहा गया। राजा राम मोहन राय को पूर्व में पश्चिम की संस्कृतियों का संश्लेषणकर्ता कहा गया। उन्होंने पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, तो साथ ही बांग्ला भाषा का व्याकरण संकलित कर मातृभाषा को भी महत्व दिया। उन्होंने पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, तो साथ ही बांग्ला भाषा का व्याकरण संकलित कर मातृभाषा को भी महत्व दिया। उन्होंने पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, तो साथ ही बांग्ला भाषा का व्याकरण संकलित कर मातृभाषा को भी महत्व दिया। इस तरह उन्होंने भारतीय दर्शन के उपनिषदीय चिंतन एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया और इस आधार पर मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड की आलोचना की, तो दूसरी ओर मानव कल्याण की बात करने वाले ईसा मसीह के नैतिक वचनों का समर्थन किया। इसी तरह उन्होंने भारतीय दर्शन के उपनिषदीय चिंतन एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया और इस आधार पर मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड की आलोचना की, तो दूसरी ओर मानव कल्याण की बात करने वाले ईसा मसीह के नैतिक वचनों का समर्थन किया। इसी तरह उन्होंने भारतीय दर्शन के उपनिषदीय चिंतन एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया और इसी आधार पर मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड की आलोचना की, तो दूसरी ओर मानव कल्याण की बात करने वाले ईसा मसीह के नैतिक वचनों का समर्थन किया। इसी तरह वह प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी पश्चिमी अवधारणाओं को भारत में लागू करने पर बल दे रहे थे। इसी तरह वे प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी पश्चिमी अवधारणाओं को भारत में लागू करने पर बल दे रहे थे। इसी तरह वह प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी पश्चिमी अवधारणाओं को भारत में लागू करने पर बल दे रहे थे। इस तरह वे आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के नहीं। इस तरह वे आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के नहीं। इस तरह वे आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के नहीं। धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ, 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 धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, किंतु इनमें होने वाले कर्मकांड इन्हें दूषित करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, किंतु इनमें होने वाले कर्मकांड इन्हें दूषित करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, किंतु इनमें होने वाले कर्मकांड इन्हें दूषित करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने उपनिषद द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसी क्रम में उन्होंने उपनिषद द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसी क्रम में उन्होंने उपनिषद द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आरंभ में इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी। आरंभ में इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी। आरंभ में इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी। आरंभ में इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी। आरंभ में इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत।
ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माता एवं रक्षक है। ईश्वर एक है, वह संसार का निर्माता एवं रक्षक है। ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माता एवं रक्षक है। ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माता एवं रक्षक है। ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माता एवं रक्षक है। ईश्वर त्रिगुण, निर्गुण एवं निराकार है। ईश्वर 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 निर्गुण एवं निराकार है। आत्मा अमर 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 है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुमति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति के एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को अहिंसा का पालन करना 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 चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। इनके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथ का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इनके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथ का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इनके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथ का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इनके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथों का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, छुआछूत का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथ का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ। राजा राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि के विरोध किया और सती स्त्री शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और उन्होंने धर्म सभा 1830 में स्थापना की। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और उन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और उन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। इस कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और उन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यह कानून का विरोध राधाकांत देव ने किया और इन्होंने धर्म सभा 1830 की स्थापना की।
शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियां। 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 राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा का पश्चिमी ज्ञान विज्ञान जानने के लिए जरूरी समझते थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा का पश्चिमी ज्ञान विज्ञान जानने के लिए जरूरी समझते थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा का पश्चिमी ज्ञान विज्ञान जानने के लिए जरूरी समझते थे। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक उच्च नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक डच नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक डच नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक डच नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक डच नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर की शिक्षा दी जाती थी। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिका को जन जागरूकता का एक साधन माना गया, उसी तरह भारत में प्रेस एवं समाचार पत्र को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा गया। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिका को जन जागरूकता का एक साधन माना गया, उसी तरह भारत में प्रेस एवं समाचार पत्र को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा गया। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिका को जन जागरूकता का एक साधन माना गया, उसी तरह भारत में प्रेस एवं समाचार पत्र को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा गया। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिका को जन जागरूकता का एक साधन माना गया, उसी तरह भारत में प्रेस एवं समाचार पत्र को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा गया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए, जैसे संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए, जैसे संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी। राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां। 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 राजा राम मोहन राय ने जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। राम मोहन राय ने जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता पर उन्होंने दुख व्यक्त की। तो साथ ही आयरलैंड के जमींदारों की दमनात्मक कार्रवाई और उनकी शोषक प्रवृत्ति की निंदा की तथा सरकार द्वारा कर मुक्त भूमि पर कर लगाए जाने का विरोध किया। तो साथ ही आयरलैंड के जमींदारों की दमनात्मक कार्रवाई और उनकी शोषक प्रवृत्ति की निंदा की तथा सरकार द्वारा कर मुक्त भूमि पर कर लगाए जाने का विरोध किया। राम मोहन राय ने सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। राजा राम मोहन राय ने सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। राजा राम मोहन राय ने सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार के समर्थक थे और इस संदर्भ में ज्यूरी प्रथा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार के समर्थक थे और इस संदर्भ में ज्यूरी प्रथा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार के समर्थक थे और इस संदर्भ में ज्यूरी प्रथा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार के समर्थक थे और इस संदर्भ में ज्यूरी प्रथा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार के समर्थक थे और इस संदर्भ में ज्यूरी प्रथा के समर्थक थे। इसके तहत 15 से 100 नागरिक किसी मामले की सुनवाई में शामिल होते थे और फैसला देने के बाद ज्यूरी मंडल भंग हो जाती थी। इसके तहत 15 से 100 नागरिक किसी मामले की सुनवाई में शामिल होते थे और फैसला देने के बाद ज्यूरी मंडल भंग हो जाती थी। इसके तहत 15 से 100 नागरिक किसी मामले की सुनवाई में शामिल होते थे और फैसला देने के बाद ज्यूरी मंडल भंग हो जाती थी।
ज्यूरी अधिनियम 1827 का राम मोहन राय ने विरोध किया क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। ज्यूरी अधिनियम 1827 का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। ज्यूरी अधिनियम 1827 का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। ज्यूरी अधिनियम 1827 का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। ज्यूरी अधिनियम 1827 का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। वस्तुतः कहा गया कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान ज्यूरी में नहीं बैठेंगे। वस्तुतः कहा गया कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान ज्यूरी में नहीं बैठेंगे। वस्तुतः कहा गया कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान ज्यूरी में नहीं बैठ सकेंगे। ब्रह्म समाज से संबंधित अन्य तथ्य। 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 राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले को लेकर उनके दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के समक्ष उपस्थित हुए। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले को लेकर उनके दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के समक्ष उपस्थित हुए। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले को लेकर उनके दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के समक्ष उपस्थित हुए। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले को लेकर उनके दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के समक्ष उपस्थित हुए। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु। 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु। 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। रामचंद्र विद्यावगीस ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का मुखपत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का मुखपत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का मुखपत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का मुखपत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का प्रमुख पत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का प्रमुख पत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का प्रमुख पत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज का प्रमुख पत्र था। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1866 में हुआ। 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 वसुधा केशव चंद्र सेन ने के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। वसुधा केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ।
दरअसल देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर बल दे रहे थे, जबकि केशव चंद्र सेन सभी धर्म ग्रंथों के पाठ पर बल दे रहे थे और वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। दरअसल देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर बल दे रहे थे, जबकि केशव चंद्र सेन सभी धर्म ग्रंथों के पाठ पर बल दे रहे थे और वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। दरअसल देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर बल दे रहे थे, जबकि केशव चंद्र सेन सभी धर्म ग्रंथों के पाठ पर बल दे रहे थे और वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म के सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी ओर देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी ओर देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी ओर देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास में पंजाब में भी प्रसारित हुई। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन मिरर रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर एवं सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर सुलभ समाचार इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर सुलभ समाचार पत्र इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर सुलभ समाचार पत्र इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर सुलभ समाचार पत्र इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर सुलभ समाचार पत्र इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र
18 वर्ष में लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष में लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष में लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष में लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष में लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर लागू होता था। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर लागू होता था। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर लागू होता था। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर लागू होता था। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर लागू होता था। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र सेन के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र सेन के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दरअसल केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे संतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दरअसल केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दरअसल केशव चंद्र सेन अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दरअसल केशव चंद्र सेन अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिसे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दरअसल केशव चंद्र सेन अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। इससे बिपिन चंद्रपाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज। शिवनाथ शास्त्री 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 आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज। हर हर महादेव।